Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about fertilization. So student, ये fertilization क्या होता है इसको हम एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे. So it is the fusion of haploid gamete, egg and sperm to form the diploid zygote called fertilization. Mean फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो हैप्लॉइड गैमेट क्या है, जिनमें इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं. और ये सेल्स कौन सी हैं? एक एग और दूसरी स्पर्म. एग किससे प्रोड्यूस की गई है? फीमेल बॉडी से. और स्पर्म किसके थ्रू प्रोड्यूस किए गए हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू. ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड नेचर की दोनों सेल हैं ये आपस में फ्यूज़ होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं? एक डिप्लॉइड सेल जिसमें कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इसी डिप्लॉइड सेल को बोलते हैं जाइगोट. सो हैप्लॉइड सेल के फ्यूज़न के थ्रू ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. बट ये फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कई सारी स्टेप को इन्वॉल्व करता है. मेनली 7 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं. मेन इजैकुलेशन के बाद जब स्पर्म फीमेल कैविटी में पहुंचते हैं तो ट्रैवल करते हुए कहाँ पर पहुंचते हैं? ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए. ठीक है, तो कोई एक स्पर्म जो होता है, जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है, वो कितने में से? करीब 400 मिलियन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म जो होता है वो ही पेनिट्रेट कर पाता है ओवम को और क्या फॉर्म करता है? डिप्लॉइड सेल को या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. तो इसके बीच बीच में क्या क्या रुकावटें आती हैं ये ट्रैवलिंग में, सो इन्हीं सारी स्टेप को हम 1 बाय 1 समझेंगे. तो सबसे पहली स्टेप कौन सी होती है? अप्रोच ऑफ स्पर्म. सेकंड होती है, ये जूम आउट हो गया, सबसे पहली स्टेप होती है अप्रोच ऑफ स्पर्म. सेकंड कौन सी होती है? फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन. थर्ड कौन सी होती है? रिलीज ऑफ स्पर्मेटिक एंजाइम. फोर्थ होती है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन. और फिफ्थ होती है स्टार्ट ऑफ मायोसिस सेकेंड. सिक्स्थ होती है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. एंड लास्ट होती है फ्यूज़न ऑफ गैमेट. ये फ्यूज़न ऑफ गैमेट जो है ये फ्यूज़न किसका हो रहा है? दो हैप्लॉइड नेचर की सेल का. ठीक है, इसी के थ्रू, इसी लास्ट स्टेप में ही जो एक स्पर्म होता है वो एग के साथ फ्यूज़ करके क्या बनाता है? एक डिप्लॉइड सेल या जाइगोट का फॉर्मेशन करता है. तो फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है इसके लिए मैंने एक इमेज यहाँ पर दी हुई है. सो इसमें, इस पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो बाहर स्पर्म है ये 3 स्पर्म है. देखिए, पहला स्पर्म जो है केवल आउटर लेयर को ही पेनिट्रेट कर पा रहा है, बीच वाली लेयर को नहीं. दूसरा वाला बीच वाली तक पहुंच पाया. और थर्ड जो, मतलब इतने सारे में से कोई एक है जो इस पूरी सारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इंटरनल कैविटी या सेंट्रल कैविटी तक पहुंचा है. ठीक है, तो इसके बीच बीच में कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन सी सेल होती हैं ओवम के ऊपर जिनको पार करने में स्पर्म को इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, या कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. सो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो इसमें होती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडियाटा. ये जो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है ये कई सारी हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में अरेंज्ड होते हैं और आपस में अटैच्ड होते हैं. किसके थ्रू? हेलुरोनिक एसिड के थ्रू. ठीक है, हेलुरोनिक एसिड आप ये समझ लीजिए एक तरह से सीमेंट का काम करता है जो इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को या कोरोना रेडिएटा को, सेल को आपस में जोड़े रखता है. और इन कोरोना रेडिएटा की सेल से एक तरह का विस्कस सिक्रेशन निकलता है. ये विस्कस सिक्रेशन जो निकलता है तो ये एक और मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है. जस्ट उसके नीचे आपको ये दिखाई दे रही होगी राउंड सी मेम्ब्रेन जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसका नाम होता है जोना पेलुसिडा. ओके, ये इनरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है. और इसके बाद कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म हम बोल सकते हैं, या इसको ही ऊप्लाज्म भी बोलते हैं. जो सबसे इंटरनल वाला लिक्विड मटेरियल रहता है उसको हम बोलते हैं ऊप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं या फिर एक्सोप्लाज्म भी बोल सकते हैं. एक्सोप्लाज्म क्या होता है? जो आउटर साइड में है उसके स्ट्रक्चर जिसमें ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. और इसकी के अंदर कुछ टाइनी से ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं या ऊप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, सो इस डायग्राम के थ्रू हमने एक ये जाना कि स्पर्म कैसे पेनिट्रेट करता है इन मेम्ब्रेन्स को और फर्दर कैसे ट्रैवलिंग करता है अपनी. ठीक है, तो अब हम इसको थ्योरिकल पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट क्या है? अप्रोच ऑफ स्पर्म. अप्रोच ऑफ स्पर्म क्या है? इट इज़ द इनिशियल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन.
और ये सबसे पहली प्रोसेस होती है जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या होता है कि पर डे जो मेल बॉडी होती है वो करीब करीब 400 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, जिसमें से जब ये इजैकुलेशन के थ्रू फीमेल कैविटी में पहुंचते हैं तो एक इजैकुलेशन के थ्रू कितने स्पर्म ट्रैवल करना शुरू करते हैं, करीब करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म ट्रैवल करना या चेस करना शुरू करते हैं फीमेल कैविटी के अंदर, ठीक है। और उनमें से कोई एक हेल्दी स्पर्म होता है जो लास्टली पहुंच पाता है ओवम तक और उसको पेनिट्रेट करके डिप्लॉयड सेल फॉर्म करता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस सेवरल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द स्पर्म मूवमेंट। सो ये जो चेस चल रहा है स्पर्म का आपस में, तो इनके बीच में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इनकी मोटिलिटी को या मूवमेंट को। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला होता है एसिडिक पीएच इन वेजाइनल कैविटी। तो वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, जिसके थ्रू क्या होता है स्पर्म उनमें ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है और आधे तो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी जो बैरियर इनके बीच में आता है वो होता है थिक वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। जो बचते हैं फर्दर ट्रेवल करते हैं उनके सामने एक बैरियर आता है, कौन सा? थिक वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल को नहीं क्रॉस कर पाते हैं और इनको पहुंचना कहाँ तक है? फैलोपियन ट्यूब तक। तो एंडोमेट्रियम की वॉल को ये नहीं क्रॉस कर पाते हैं और वहीं पर ये आधे फंस जाते हैं। फिर उसके आगे जो फर्दर ट्रेवल करते हैं उनको आगे क्या फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम? उनके आगे प्रॉब्लम आती है फैगोसाइटोसिस की, मतलब यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो सेल को खा जाती हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कई सारी स्पर्म सेल वहाँ पर कम हो जाती हैं। जो बाकी की सेल्स बचती हैं वो फर्दर मूवमेंट करती हैं और कहाँ पर पहुँचती हैं? इस फैलोपियन ट्यूब के पास, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होना है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द स्पर्म अटेंड द फंक्शनल मैच्योरिटी कॉल्ड कैपेसिटेशन। अब इसी स्टेज में क्या होता है, स्पर्म को एक फंक्शनल मैच्योरिटी मिलती है जिसके थ्रू स्पर्म फर्दर ट्रैवलिंग या अपनी जर्नी को पूरा कर पाता है। इस जर्नी को पूरा करने के लिए जो इसको मैच्योरिटी मिल रही है, फंक्शनल मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। और ये मैच्योरिटी मिलती कहाँ से? यूट्रस की लाइनिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरा कौन सा स्टेप है? फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। सो ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो होते हैं ये एक तरह के एंजाइम होते हैं जो कि स्पर्म को अपने ऊपर अधेयर करते हैं, अपने ऊपर चिपका लेते हैं, ठीक है। ओवम के सरफेस पर ये चिपक जाते हैं स्पर्म। तो ये फर्टिलाइजिन जो होता है इसका रोल क्या होता है ये जानते हैं। फर्टिलाइजिन इज सेक्रेटेड बाय द ओवम विच प्रोवाइड अ रिसेप्टर साइट। जो फर्टिलाइजिन होता है ये किसके थ्रू सेक्रेट हो रहा है? ओवम के थ्रू, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के थ्रू। और ये क्या फॉर्म करता है? जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवम की, उसके ऊपर एक ये रिसेप्टर साइट फॉर्म करता है। और जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो कहाँ पर होता है? ये स्पर्म के हेड पर होता है, यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिन होता है। तो ये जो फर्टिलाइजिन होता है ये अट्रैक्ट करता है इस एंटी फर्टिलाइजिन को, ताकि स्पर्म आकर इसी रिसेप्टर साइट पर अटैच हो या बाइंड हो। तो ये एक तरह से बाइंडिंग साइट भी प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजिन, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि स्पर्म यहाँ भी कहीं पेनिट्रेट कर सकता है या यहाँ कहीं भी पेनिट्रेट करता है, या फिर क्या हो सकता है? मल्टीपल स्पर्म्स का पेनिट्रेशन हो सकता है, ठीक है। और जिसके रिजल्ट के थ्रू क्या होगा कि कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ज़रूरी क्या है? केवल एक हैप्लॉइड नेचर की सेल जो कि स्पर्म होगी और दूसरी हैप्लॉइड नेचर की सेल एग होगी। जब ये दो ही सेल आपस में फ्यूज़ होंगी तभी एक डिप्लॉइड सेल बनेगी या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो ये किसके थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है या अटैच हो रहा है? ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो एंजाइम हैं इनके थ्रू अटैच होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ एंजाइम। अब ये जो स्पर्म होता है ये कई सारे एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। और क्यों रिलीज़ करता है इसको समझने से पहले हम ओवम का डायग्राम समझ लेते हैं कि ओवम कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो ये दिखाई दे रही है ये कौन सी है? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब ये कोरोना रेडिएटा क्या है? कुछ हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर हैं जो आपस में अटैच्ड हैं, आपस में चिपके हुए हैं। किसके थ्रू चिपके हुए हैं? हेलुरोनिक एसिड के थ्रू। इनके बीच में हेलुरोनिक एसिड फील्ड होता है और इन्हीं कोरोना रेडिएटा की सेल से ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये एक तरह का विस्कस सिक्रेशन देती हैं। और वो विस्कस सिक्रेशन के थ्रू क्या फॉर्म होता है? ये जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन। ये जोना पेलुसिडा कौन सी मेम्ब्रेन है? ये इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है किसकी? ओवम की,
ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं जब स्पर्म इस पर आता है तो पहले कौन सी लेयर के साथ इंटरेक्ट होता है, कोरोना रेडिएटा के साथ। इसको हटाने के बाद ये फर्दर जब मूवमेंट करता है सेकेंडरी वाला, तो कहाँ पर इसके सामने एक और बैरियर आता है, जोना पेलुसिडा को। फिर इसको हटाने के बाद जब अंदर पहुँचता है तो इसके सामने आता है कॉर्टिकॉल ग्रैनुलेट्स, ठीक है, या कॉर्टिकॉल ग्रैनुलेसा सेल्स आती हैं, कुछ ग्रैनुलर बॉडीज़ आती हैं जिनको डाइजेस्ट करने के बाद ये लास्टली या फाइनली पहुंच पाता है फीमेल के न्यूक्लियस तक, ठीक है, और तब जाके फॉर्मेशन होता है एक डिप्लॉयड सेल का, ठीक है। सो ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, इसी को हम थ्योरिकल पार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। स्पर्म सेल रिलीजेस सेवरल एंजाइम्स। अब इन सभी लेयर्स को, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, इन सभी लेयर्स को डाइजेस्ट करना होता है स्पर्म को, तो उनके लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो जो स्पर्म के हेड वाला पोर्शन रहता है उस पर एक्रोसोम वाले पार्ट में क्या रहता है, एक्रोसोम्स के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसे बोलते हैं स्पर्म लाइजिन। ये स्पर्म लाइजिन क्या करता है, ये स्पर्म के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। दूसरा कौन सा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी ओवम की, जिसका नाम था कोरोना रेडिएटा, ये उसको डाइजेस्ट करता है। फिर कोरोना रेडिएटा को आपस में अटैच कौन कर रहा था, हेलुरोनिक एसिड। ये हेलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पर्म के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलुरोनिडेज, ठीक है। ये हेलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है ये हेलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्रोसिन एक एंजाइम होता है जो इनर मोस्ट वाली जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा, उसको डाइजेस्ट करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, सारी मेम्ब्रेन लास्टली डाइजेस्ट हो जाती हैं और स्पर्म के लिए एक पैसेज बन जाता है जिसके थ्रू वो आसानी से सेंट्रल कैविटी में पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। जब इस सारी मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाती हैं या डाइजेस्ट हो जाती हैं स्पर्म के एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू, तो क्या होता है, एक रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन होता है। रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि कुछ अंदर ग्रेनुलेटिंग बॉडीज़ थी। ये ग्रेनुलेटिंग बॉडीज़ कहाँ पर होती हैं, एक्सोप्लाज्म में, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम का वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक एक्सोप्लाज्म और दूसरा ऊप्लाज्म। ऊप्लाज्म सबसे इंटरनल वाला होता है और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसमें कुछ बड़े बड़े से ग्रैन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो ये ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती है, किसकी मेम्ब्रेन, ओवम की आउटर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होती है, तो इसके ऊपर ये ग्रैन्यूल्स आके अरेंज हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो इंटरनल वाला साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम ऊप्लाज्म कंसीडर कर रहे हैं, वो डिस्पैच हो जाता है या सेपरेट हो जाता है, ये दूर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में एक स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पेस फॉर्म हुआ है, बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे थे, वाइटिलिन मेम्ब्रेन, या इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे। और फिर इसके अंदर जस्ट क्या था, साइटोप्लाज्म था या ऊप्लाज्म था, ठीक है। एक्सोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स थे वो कहाँ पर आ गए, वाइटिलिन मेम्ब्रेन के ऊपर आके अरेंज्ड हो गए। और जो एंडोप्लाज्म था या जो साइटोप्लाज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर था जिसको हम ऊप्लाज्म बोल रहे हैं, वो दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो बीच में एक स्पेस बन जाता है। और स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरीवाइटिलिन मेम्ब्रेन या पेरीवाइटिलिन स्पेस, ठीक है। सो ये जो स्टेप हमने जाना फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, तो इसी में क्या होता है, रिसेप्शन कोन का क्या मतलब है, यहाँ पर एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ पर स्पर्म का हेड आकर फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी को ही बोल रहे हैं रिसेप्शन कोन। सो इसको थ्योरिकल पार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। सो इस रिसेप्शन कोन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन भी बोलते हैं। इट इज़ अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द वाइटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte के जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन होती है या आउटर मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे, उस पर एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्यूजन साइट फॉर स्पर्म टू फ्यूज विद oocyte। ये एक फ्यूजन साइट प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन ऑफ स्पर्म। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये क्यों कोन फॉर्म हो रहा था, क्योंकि केवल एक ही स्पर्म पेनिट्रेट करके अंदर जा सके, सेंट्रल कैविटी में पहुंच सके ओवम की।
वरना क्या होगा, अदरवाइज क्या हो सकता है कि कई सारे मल्टीपल फ्यूज़न भी हो सकता है। तो मल्टीपल फ्यूज़न होगा तो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा और जाइगोट नहीं फॉर्म होगा। तो ज़रूरी है एक हैप्लॉयड सेल दूसरी हैप्लॉयड सेल के साथ ही मिले और एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो। तो मल्टीपल फ्यूज़न को रोकने के लिए ये रिसेप्शन कोन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट ऑफ मायोसिस। मायोसिस सेकेंड का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न है। इक्वेशनल डिवीज़न को हम समझ सकते हैं कि फोटोकॉपी वाली प्रोसेस होती है इसमें, मतलब एक सेल दूसरी सेल का फॉर्मेशन करती है। कैसे करती है, जब स्पर्म आकर ओवम से अटैच होता है तो क्या करती है, ये जो वाइटिलिन मेम्ब्रेन होती है ये अपने ऊपर एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये मान लीजिए वाइटिलिन मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर स्पर्म जब आके अटैच हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, जो इसी सेल के जैसी ही होती है, एक इक्वेशनल बॉडी होती है, ठीक है, फोटोकॉपी होती है। तो ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रही है ये किस प्रोसेस के थ्रू बन रही है, मायोसिस सेकेंड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वाले स्टेप में क्या होता है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द स्पर्म पेनिट्रेशन। सो मैंने आपको बताया जो अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे हम कॉर्टिकॉल ग्रेन्यूल्स बोल रहे थे, वो कहाँ पर अरेंज हो जाते हैं, वाइटिलिन मेम्ब्रेन के ऊपर। जब ये वाइटिलिन मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके ऊपर एक कोन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो एक ग्रूव आ जाता है, जो ग्रूव आता है उसी को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। व्हेन अ स्पर्म सेल पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte देन अ स्पेस फॉर्म बिटवीन द एक्सोप्लाज्म एंड ooप्लाज्म। मैंने आपको बताया कि जो अंदर का ooप्लाज्म होता है वो अलग हो जाता है एक्सोप्लाज्म से, ठीक है, तो बीच में एक स्पेस आ जाता है, जो स्पेस आता है उसको बोलते हैं पेरी वाइटिलिन स्पेस, ठीक है। दिस स्पेस इज फॉर्म बाय द सेपरेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंड एक्सोप्लाज्म। तो जो कॉर्टिकल एक्सोप्लाज्म में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल थे वो कहाँ पर अरेंज हो गए, वाइटिलिन मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। दिस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर कलेक्टेड एट द वाइटिलिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जब यह ग्रेन्यूल्स उस पर अरेंज हो जाते हैं तो इसी मेम्ब्रेन को, या जो ग्रूव फॉर्म हुआ है इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एंड लास्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब इसमें क्या होना है, फ्यूज़न होना है गैमेट्स का, टू हैप्लॉइड सेल का जब फ्यूज़न होगा तो डिप्लॉइड सेल बनेगी या जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो किस तरह से होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली वाली लेयर कौन सी थी, कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर वाली लाइनिंग जो दिखाई दे रही थी वो कौन सी थी, जोना पेलुसिडा। अब स्पर्म जो है एक एक करके इन सभी लेयर्स को डाइजेस्ट करता जाता है और सबसे लास्ट वाला जो स्पर्म होता है, जो सबसे हेल्दी स्पर्म बचता है, वो क्या करता है, अंदर इंसर्ट कर जाता है ओवम के अंदर, और जब इंसर्ट कर जाता है तो एक पैसेज बनाता है। पैसेज कैसे बनाता है, स्पर्म मान लीजिए चल रहा है तो एक सीधी लाइन में चलता चला जाता है, एक पाथ बनाता है, ठीक है, और इस पाथ को बोलते हैं कॉपुलेशन पाथ। इस पाथ को क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन पाथ। और इसी कॉपुलेशन पाथ को फॉलो करते हुए जब स्पर्म का ये जो न्यूक्लियस होता है ये अंदर आता है और आपस में फ्यूज़ करता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, याद रखिएगा हैप्लॉइड सेल है, मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम मौजूद हैं और 23 ही क्रोमोसोम मौजूद हैं किसमें, मेल के न्यूक्लियस बॉडी में, या जेनेटिक मटेरियल जो वो लेकर आ रहा है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो 23 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, मतलब दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज़ होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, जाइगोट, ओके। इस जाइगोट में क्या होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे। तो ये क्या हुआ, फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, या फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। सो इसमें कुछ थ्योरिकल पार्ट भी मैंने समझाने के लिए आपको दिया हुआ है। तो क्या है ये, एक ये फाइनल स्टेप है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जब दो गैमेटिक न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होते हैं, और जब गैमेटिक न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं तो एक नया जो स्ट्रक्चर बनता है, इनिशियल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सिंकैरियन, ठीक है। इन दिस स्टेप द स्पर्म हेड इज़ अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ फीमेल गैमेट। कैसे स्पर्म एंटर करता है, हेड की तरफ से, ठीक है। तो हेड जो होता है पहले अटैच होता है, ये जो ओवम का मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ अटैच करता है। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के साथ डिप्लॉयड सेल का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं जाइगोट। सो आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे समझ में आई होगी। सो नाउ थैंक यू।